So hello guys, my name is Tathagat Avatar Tulsi. I have cleared NET for 3 times and right now I am doing my research in trauma studies. So आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से चल रही होगी, आई होप सो। और आज की जो वीडियो है वो रहेगी रुडयार्ड किपलिंग के ऊपर। तो रुडयार्ड किपलिंग जो है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर जिनसे एनडीए जो है बहुत क्वेश्चंस पूछता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर है। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट हिम। Rudyard Kipling, he was born in 1865 and he died in 1936। तो ये दोनों क्वेश्चंस बन चुके हैं कि रुडयार्ड किपलिंग का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। आगे कुछ की फैक्ट्स हम लोग और इनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि ही वॉज बोर्न इन मुंबई। तो ये आपको याद रखना है कि रुडयार्ड किपलिंग जो है वो कोई बाहरी आदमी नहीं थे, वो हमारे ही देश के आदमी थे। हमारे ही देश में उन्होंने जन्म लिया था, मुंबई में। He received Nobel Prize in 1907। जब आप उनके वर्क्स को पढ़ते हो तो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इम्पेरियलिज्म, मिस्ट्री एंड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट जंगल। ही डिनाइड पोएट लॉरिएट पोस्ट, यानी कि उनको पोएट लॉरिएट का पोस्ट जो है वो दिया जा रहा था, बट उन्होंने जो है उसको डिनाई कर दिया। अब जॉर्ज ऑरवेल ने रुडयार्ड किपलिंग के बारे में दो बातें कही है। पहला चीज़ उन्होंने कहा था कि ही इज़ प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, कि किपलिंग जो है वो ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म के बहुत फ़ायदेमंद व्यक्ति हैं। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था, यानी कि ऑरवेल ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि किपलिंग जो थे वो ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा चापलूसी करते थे। किपलिंग का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो सारे लोगों को जो है दुनिया में जितने जो लोग हैं ब्रिटेन के अलावा, ब्रिटिशर्स के अलावा, उनको वो एजुकेट करे, वो अच्छे से उन पे शासन करे और उनको जो है एक अच्छी शिक्षा दीक्षा दे। यानी किपलिंग का ये मानना था कि दुनिया में जितनी भी आप बोल सकते हो कि कल्चर है वो इन्फीरियर है और ब्रिटिशर्स कल्चर जो है वो सुपीरियर है, ऐसा किपलिंग का मानना था। तो ऑरवेल ने उनको क्रिटिसाइज करते हुए ये बात कहा था कि ही इज़ प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। ये पहला बात था। दूसरा बात ऑरवेल ने ये कहा कि व्हेन ही वाज राइटिंग नॉट ओनली ब्रिटिशर्स बट अ लॉयल इंडियन ही कैरीज सलाम साहेब मोटिव्स टू सम टाइम डिस्कस्टिंग लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते थे ब्रिटिश के टाइम पे, तो आप सलाम साहब, मतलब कि जो हम लोग सलाम साहब बोलते हैं ना, चापलूसी करते हैं। एक जो बड़े पोस्ट पे होते हैं तो हम लोग सलाम साहब कर कर चापलूसी करते हैं। तो अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आपको चापलूसी करना पड़ेगा। और जॉर्ज ऑरवेल के अकॉर्डिंग किपलिंग का यही काम था, वो चापलूस थे उस वक्त के। तो ये बातें जो है जॉर्ज ऑरवेल बताना चाहते थे किपलिंग के बारे में। Now we will talk about his work, which is important from the point of view of NET. So his first work is Man Who Would Be King, which was published in 1888। अब ये कहानी है दो ब्रिटिशर्स की, जिनका नाम था जेम्स ब्रूक और एक का नाम था हार्लम। तो ये दो लोग कैसे ब्रिटेन से आते हैं और वो राजा बन जाते हैं काफरिस्तान का, यानी कि अफ़गानिस्तान, अभी का अफ़गानिस्तान। तो वो कैसे वहाँ का राजा बनते हैं। इसमें एक एपिग्राफ भी है जिसका कि नाम है ब्रदर टू अ प्रिंस एंड फेलो बेगर इफ़ ही फाउंड वर्दी। और ये एपिग्राफ जो है वो क्वेश्चन भी बना है एनडीए नेट में, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट किपलिंग वॉज हिमसेल्फ द नरेटर। सो दिस इज़ द वर्क विच यू हैव टू रीड इन डिटेल। आपको डिटेल में पढ़नी है, आपको अच्छे से इसका समरी पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है आपको नोट्स बनाने हैं इसके। हिज नेक्स्ट वर्क इज प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एंड सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर अपीयर्ड इन जिम। तो जिम जो है वो एक रुडयार्ड किपलिंग का बहुत फेमस वर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। और इस वर्क से, यानी कि प्लेन टेल्स फ्रॉम हिल्स से, जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो जिम नोबेल में अपीयर हुए हैं। किपलिंग गिव्स स्केच ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि कैसे जो है किपलिंग ने बहुत सारे एस्पेक्ट जो कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के थे उसके बारे में बात की है।
अब जो रुडयार्ड किपलिंग के जो बायोग्राफर थे उनका नाम था डेविड गिलमर, और ये भी क्वेश्चन बन चुका है तो आपको अच्छे से याद रखना है। हिज नेक्स्ट वर्क इज़ गंगा दिन, इट्स अ पोएम। तो इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है जो कि इस वर्क का लास्ट लाइन है कि यू आर बेटर मैन देन आई एम गंगा दिन। इट्स अ स्टोरी अबाउट, नॉट अ स्टोरी, इट्स अ पोएम अबाउट अ ब्रिटिशर्स who was saved by Ganga Din. T.S. Eliot included this poem in 1941 collection A Choice of Kipling Verse. तो ये तीनों चारों पॉइंट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। इस पोएम की जो है आप समरी जो है ज़रूर पढ़िएगा। हिज नेक्स्ट वर्क इज़ मेंडेले। It is about a protagonist Kokni who wanted to be in Burma rather than England. His next work is The Jungle Book, which is published in 1895. He wrote this work for his daughter Josephine, and it's a collection of short stories. एक बहुत ही फेमस मूवी है द जंगल बुक, आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगी, तो अब जाके उस वर्क को देखना। तो जो जंगल बुक जो मूवी है ना वो इसी वर्क से लिया गया है, द जंगल बुक से ही लिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से शॉर्ट स्टोरी इसमें आते हैं। सो फर्स्ट वन इज मोगली ब्रदर, सेकेंड इज का हंटिंग, थर्ड इज टाइगर टाइगर, फोर्थ इज द वाइट सील, फिफ्थ इज रिकी टिकी टावी, सिक्स्थ इज टोमी ऑफ एलिफेंट, एंड द लास्ट इज हर मैजेस्टी सर्वेंट। अब जितने भी इसमें शॉर्ट स्टोरी हैं वो सारे का सारा जातक कथा से इंस्पायर्ड हैं और अफ्रीका में जो इंसिडेंट हुई थी किपलिंग के लाइफ में उससे इंस्पायर्ड है। दो क्वेश्चन जो है इससे बने हैं, एक कि ये जो वर्क है वो किससे इंस्पायर्ड है, तो जातक कथा से इंस्पायर्ड है, और एक और क्वेश्चन बना था कि रिकी टिकी टावी जो वर्क है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किपलिंग के द्वारा लिखा गया है। ओके, सो आप इसमें जो शॉर्ट स्टोरी है उसको लिख लीजिएगा और जो की फैक्ट्स जो मैंने बताया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हिज नेक्स्ट वर्क इज रेशनल विच इज पब्लिश्ड इन 1897। इट्स कंप्लीट टाइटल इज रेशनल द विक्टोरिया नोट। इट इज़ composed फॉर क्वीन विक्टोरिया फॉर जुबली सेलिब्रेशन एंड इट्स अबाउट हिज रिलीजियस बिलीफ। तो ये दरअसल जो उस वक्त की रानी थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो थी उस वक्त की, तो उनकी जब जुबली सेलिब्रेशन हो रही थी तो उसके लिए इस वर्क को लिखा गया था। तो आप इसके समरी को पढ़ सकते हो सकता है कि कभी क्वेश्चंस बने, अभी तक तो बने नहीं है बट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो आप समरी को पढ़ ही लेना बिकॉज एनडीए वाले का भरोसा नहीं है वो कब क्या जो है पूछ ले। हिज नेक्स्ट वर्क इज द वाइट मैन बर्डन। इट्स अ पोएम अबाउट अ फिलिपाइन अमेरिकन वॉर। Originally, this was written to present for Queen Victoria, but rational present. It addressed to American imperialism. अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है किपलिंग के बारे में और इस वर्क के बारे में कि किपलिंग का ये माना, अब जब आप टाइटल को ध्यान से देखिए, द वाइट मैन बर्डन, यानी कि जो गोरे लोग हैं उनका बर्डन, तो किपलिंग का ये मानना था कि जितने भी गोरे लोग हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो अपने से नीचे लोग यानी बेसिकली काले लोग को जो है उनको सिविलाइज करे, अपने जैसा बनाए, एक अच्छा एजुकेशन दे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना किपलिंग से जो है उनके विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सबका देखिए अपना अपना कल्चर होता है। वो अफ्रीका का अपना कल्चर है, अमेरिका का अपना कल्चर है, हम भारत के लोग हैं, हमारा अपना कल्चर है। आप कौन है बताने वाले हमें कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या देखना है हमें क्या नहीं देखना है, और किसने ये हक दे दिया है वाइट मैन को कि वो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसीलिए जॉर्ज ऑरवेल ने किपलिंग के बारे में कहा था कि किपलिंग जो है वो ब्रिटिशर्स के चाटुकार हैं, और द वाइट मैन बर्डन इसका एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है। सो यू हैव टू रीड इट, आप इस वर्क को पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा। His next work is Kim, which is published in 1900. It's about a great game which happened between Russia and Britain to colonize Central Asia. So he has popularized a term which is known as Great Game. So its setting is Second Afghan War. अब देखिए ये कहानी है किम की। तो वो एक इंडियन लड़का होता है और होता क्या है कि एक ब्रिटिशर्स की जो है उस पर नज़र पड़ती है, तो वो सोचता है कि अगर
मैं इस लड़के को पढ़ाऊँ अच्छे से और इसको डिटेक्टिव बनाऊँ, तो ये जो है हमें लोकल लोग की जो सीक्रेट बात है उसको बताएगा, और लोग को जो है शक भी नहीं होगा कि ये ब्रिटिशर्स का आदमी है। तो वो ट्रेन करता है किम को, वो उस तरीके से ट्रेन किया जाता है। फिर बाद में किम जो है एक लामा नाम के बुद्धिस्ट से मिलता है, और वो बुद्धिस्ट उसको बताता है कि वो एक ऐसे रिवर की खोज में है जहाँ से उनको उसको इनलाइटनमेंट प्राप्त होगा। तो किम जो है वो बोलता है कि ठीक है, अगर वो नदी मिल जाए तो आप हमको बताइएगा। फिर वो उसके बाद जो है पढ़ता है, एक डिटेक्टिव बनता है और बहुत सारा जो खुफिया जानकारी है वो ब्रिटिशर्स को बताता है। एक दिन होता क्या है कि वो जो मॉन्क था, लामा, वो किम को बताता है कि उसको वो नदी मिल गई है जहाँ पर उसको वो इनलाइटनमेंट चाहिए। अब ये कहानी वहाँ पे ख़त्म होती है कि किम जो है अब वो सोचता है कि जो वो काम कर रहा है, यानी कि जो वो डिटेक्टिव का काम कर रहा है, जो उसके पास रुतबा है, जो उसके पास पैसा है, वो उस काम में लगा रहे, वो या इनलाइटनमेंट की तरफ जाए। और यहीं पे जो है वर्क ख़त्म हो जाती है, यानी कि एक ओपन नोवेल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका एंड जो है निकाल सकते हो। सो किपलिंग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। यू हैव टू रीड दिस वर्क इन वेरी वेरी डिटेल एंड यू हैव टू राइट एवरी थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। जो मैंने कुछ की फैक्ट्स बताए वो तो आपको याद रखना ही रखना है। His next work is Puck of Book Sales. It's a series of short story. तो बस इसके बारे में इतना ही आपको जानना है। His next work is If, which is published in 1910. Its opening line is, "If you can keep your head high when all about you," and its closing line is, "And which is more, you will be मैन माई सन"। तो इसका ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन दोनों आपको याद रखना है। इट्स रिटन इन कलेक्शन ऑफ रिवार्ड एंड फेरीज, और ये जो वर्क है वो एडवाइस, एक तरीके का एडवाइस है जो वो अपने सन को दे रहे थे, अपने लड़के को दे रहे थे, ठीक है। दिस वर्क इज ट्रिब्यूटेड टू लिएंडर स्कार्स जेम्सन एंड इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ भगवत गीता। So all things which I have talked about this work, these are those key facts are very much important from the point of view of your exam. His next work is Reward and Fairies, जिसमें जो है इस ये वर्क जो है ये सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, और इफ़ जो कि वर्क जो है वो इसी में पब्लिश हुआ है, ठीक है। इट्स टाइटल टेकन फ्रॉम फेयरवेल रिवॉर्ड एंड फेरीज बाय रिचर्ड कॉर्बेट, and he is telling this to his daughter Josephine. His next work is God of Copy Books Heading, which is published in 1819. It talks about 8 wisdom and it is a poem. So there is a phrase in it that where on British student diary where we write our homework. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, जस्ट आपको याद रखना है कि ये एक 8 विजडम के बारे में बात करता है और ये जो है एक पोयम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रुडयार्ड किपलिंग। कुछ क्वेश्चंस जो हैं और जो कि रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बने हैं, हम थोड़ा उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक 2003 में क्वेश्चन था, सॉरी नॉट 2003, 2023 में क्वेश्चन बना था 14 जून शिफ्ट 1 में कि अरेंज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर पब्लिश्ड। 5 वर्क थे, टेस्ट ऑफ द डियर बाइल्स, किम, द ओल्ड वाइफ टेल, द टाइम मशीन, अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो किम जो वर्क जो कि 1900 में लिखा गया था रुडयार्ड किपलिंग के बारे में, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो पहला वर्क है वो है टेस्ट ऑफ द डियर वाइस, जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। तो ये सबसे पहले आएगा, और सबसे लास्ट में आएगा अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जो कि जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है। सो एक और क्वेश्चन बना था 2022 में 13 अक्टूबर, और ये भी शिफ्ट 1 में ही था। ये देखिए बिल्कुल अननोन वर्क पूछा गया था रुडयार्ड किपलिंग से। 4 राइटर थे और उनके वर्क्स दिए गए थे और उनको मैच करना था। राइटर थे वो हेनरी, रुडयार्ड किपलिंग, ऑस्कर वाइल्ड और राल्फ वाल्डो इमर्सन, और जो वर्क दिए गए थे वो था द लास्ट सुटे, ब्यूटी एट वरोना और हार्ड टू फॉरगेट। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा कि वो हेनरी ने लिखा था हार्ड टू फॉरगेट,
और रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था द लास्ट सूटे। द लास्ट सूटे जो है वो रुडयार्ड किपलिंग का वर्क है। तो बहुत फेमस वर्क नहीं है, बहुत ही माइनर वर्क है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो नेट में इसलिए पूछे जाते हैं ताकि कट ऑफ जो है उसको नीचे किया जा सके। ठीक है, अब देखिए 2013 में एक क्वेश्चन बना था दिसंबर में स्विफ्ट 1 में कि ब्रदर टू अ प्रिंस एंड फेलो टू अ बेगर इफ ही फाउंड वर्दी, दिस इज एपिग्राफ टू, मतलब कि ये जो लाइन है वो किसका एपिग्राफ है? टी.एस. एलियट का द हॉलो मैन, रुडयार्ड किपलिंग का द मैन हु वुड बी द किंग, जॉर्ज एलियट का सिलास मैनियर और E.M. फॉस्टर का हॉवर्ड इन्स। तो आपका आंसर क्या होगा? रुडयार्ड किपलिंग का द मैन हु वुड बी किंग। अब देखिए 2012 स्विफ्ट 1 में एक क्वेश्चन बना था कि रुडयार्ड किपलिंग के बारे में 4 लाइनें दी गई थी और क्वेश्चन ये था कि इसमें से रॉन्ग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन वाज रुडयार्ड किपलिंग डाइड इन द ईयर 1936। यस, ये सही है। ही वॉज बोर्न इन इंडिया बट स्कूल्ड इन इंग्लैंड। यस, मुंबई में उनका जन्म हुआ था। ही रिटर्न टू इंडिया एज अ पुलिस कांस्टेबल इन बर्मा। पता नहीं, शायद सही भी हो गलत भी हो। और उनका अगला पॉइंट था कि ही इज़ द ऑथर ऑफ जंगल बुक एंड बैरक रूम बैलेट्स। तो हाँ, जंगल बुक के तो वो थे और बैरक रूम बैलेट्स के भी थे। यानी कि जो पॉइंट नंबर 3 है कि ही रिटर्न टू इंडिया एज अ पुलिस कांस्टेबल इन बर्मा, नहीं, ये गलत है। वो इंडिया लौटे ही नहीं थे, वो राइटर बन चुके थे। ठीक है, तो ये जो है रुडयार्ड किपलिंग की जो है कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको देखना है। और जब आप प्रीवियस ईयर बनाओगे तो और भी रुडयार्ड किपलिंग से जो है वो क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रुडयार्ड किपलिंग। कीप स्टडिंग हार्ड एंड you will get what you are preparing for. Thank you so much.